दोस्तों, कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती। वे किसी देश की आत्मा में गहरे जख्म बन जाती हैं। वे ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें बार बार सुनाना जरूरी होता है ताकि हम कभी न भूलें। आज हम ऐसी ही एक तारीख पर वापस जाते हैं। एक ऐसा समय जब भारत में तनाव हवा में घुला हुआ था। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने विदेशी जमीनों पर अपना खून बहाया था। उन्हें उनके बलिदान के इनाम के तौर पर और ज्यादा आजादी, सेल्फ रूल की तरफ एक कदम बढ़ाने का वादा किया गया था। लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? उन्हें धोखा मिला। उन्हें मिला कुख्यात रॉलेट एक्ट। दिन था 13 अप्रैल 1919। यह एक खास दिन था। यह बैसाखी थी, पंजाब के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक। पूरे रीजन से लोग अमृतसर में जमा हुए थे। वे सेलिब्रेट करने, गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना करने आए थे। शहर रंग, आस्था और फेस्टिविटी से जिंदा था। जलियांवाला बाग वास्तव में एक बगीचा नहीं था। यह एक बड़ा खाली जमीन का टुकड़ा था, लगभग 6 से 7 एकड़ का। यह चारों तरफ से घरों और इमारतों की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। जलियांवाला बाग के शांतिपूर्ण माहौल में जैसे ही भाषण जारी थे, बाहर एक अलग सीन सामने आ रहा था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, अमृतसर के टेम्परेरी मिलिट्री कमांडर, आ चुके थे। उसने अपने सैनिकों को एंट्रेंस के दोनों ओर एक ऊंचे किनारे पर तैनात किया। फिर एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने वह आदेश दिया जो हमेशा के लिए बदनामी में गूंजेगा। फायर, उसने कमांड किया। शांतिपूर्ण दोपहर राइफल की गोलियों की बहरी कर देने वाली गर्जना से टूट गई। गोलियां बेखबर भीड़ पर बरसने लगी। दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे और हर दिशा में भागने लगे, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कौन था यह आदमी? जनरल डायर। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? नरसंहार को समझने के लिए हमें उस आदमी को समझना होगा जिसने इसका आदेश दिया था। उस दिन उसके कार्य कोई गलती नहीं थे या पल भर के गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। वे कैलकुलेटेड, ठंडे और डेलिब्रेट थे। बाद में जब हंटर कमीशन ने उससे पूछताछ की तो उसकी गवाही डरावनी थी। उसने स्वीकार किया कि वह भीड़ पर गोली चलाने के इरादे से बाग में गया था। नरसंहार के ठंडे आंकड़ों के पीछे असली लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है ऊधम सिंह नाम के एक युवा लड़के की। वह एक अनाथ था जो उस दिन बाग में प्यासी भीड़ को पानी पिला रहा था। उन महिलाओं के बारे में सोचो जो कुएं में कूद गईं, जिसे शहीदी कुआं या शहीदों का कुआं कहा जाता है। अपने शिशुओं को पकड़े हुए गोली से मरने के बजाय पानी से मरने का चुनाव किया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। रतन देवी, जिसके पति को गोलीबारी में मार दिया गया था, पूरी रात बाग में रही, उसके शरीर की रखवाली कर रही थी। नरसंहार के बाद जनरल डायर रुका नहीं। उसने अमृतसर पर मार्शल लॉ लगा दिया। शहर को जेल में बदल दिया गया। उसके नागरिकों पर आतंक का राज फैला दिया गया। डायर द्वारा जारी किए गए सबसे कुख्यात आदेशों में से एक क्रॉलिंग ऑन ऑर्डर था। डायर ने फरमान जारी किया कि उस गली से गुजरने वाले किसी भी भारतीय को अपने पेट के बल रेंगना होगा। सार्वजनिक कोड़े मारना आम हो गया। छात्रों को दिन में कई बार रोल कॉल के लिए धूप में मीलों मार्च करने के लिए मजबूर किया गया। पूरे शहर को अपमान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का शिकार बनाया गया। जब जलियांवाला बाग के भयानक डिटेल्स आखिरकार बाकी भारत तक पहुंचे तो रिएक्शन गहरा शौक और गुस्से वाला था। परोपकारी ब्रिटिश शासन का मुखौटा उतर गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसिद्ध कवि और नोबेल विजेता, देश के दर्द और गुस्से को आवाज देने वाले पहले लोगों में से एक थे। विरोध के एक शक्तिशाली कार्य में उन्होंने उस नाइटहुड को त्याग दिया जो उन्हें 1915 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रदान किया गया था। महात्मा गांधी, जिन्होंने शुरू में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान किया था, वे गहरे हिल गए थे। नरसंहार ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसी अत्याचार करने वाली सरकार के साथ सहयोग असंभव था। जलियांवाला बाग नरसंहार सिर्फ एक दुखद घटना से कहीं ज्यादा था। यह वह चिंगारी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग को भड़का दिया। इस घटना ने सीधे तौर पर हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक को जन्म दिया। 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। नरसंहार का नई पीढ़ी के क्रांतिकारियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ऊधम सिंह के बदले की कहानी इस लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 21 सालों तक वह उस दिन के दर्द को अपने साथ लिए रहा। 1940 में उसे आखिरकार लंदन में अपना लक्ष्य मिल गया।
उसने सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। ऊधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने गर्व से आत्मसमर्पण कर दिया, यह कहते हुए कि उसने अपने लोगों का बदला लिया था। आज जब आप अमृतसर जाते हैं तो जलियांवाला बाग एक तीर्थ स्थान है। यह एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक शांत गंभीर जगह है जो एक दर्दनाक अतीत की गूंज समेटे हुए है। शहीदों का कुआं, शहीदी कुआं अब एक संरक्षित स्मारक है, एक शाश्वत लौ, अमर ज्योति यहां दिन रात जलती रहती है। यह याद की लौ है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उस दिन हिंदू, सिख और मुस्लिम एक साथ खड़े थे और वे एक साथ गिरे। उनका खून बाग की मिट्टी में मिल गया, एक ऐसा बंधन बना जिसने किसी साम्राज्य को नहीं तोड़ा जा सका। जलियांवाला बाग की कहानी इमेंस पेन की कहानी है, लेकिन यह अविश्वसनीय ताकत की कहानी भी है। यह एक घाव है जिसे हम ढोते हैं, लेकिन यह एक तारा भी है जो हमें राह दिखाता है। यह हमें अपनी कड़ी मेहनत से जीती हुई स्वतंत्रता को संजोने और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहने की याद दिलाता है। जय हिंद।